नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अलंकार क्या होते हैं, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। आज हम इस वीडियो में विस्तार से उन पर अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा सबसे पहला अलंकार है अनुप्रास, जिसे अंग्रेजी में एलिट्रेशन कहते हैं। चलिए इसी के बारे में आज हम जानकारी करते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इतना डिटेल में आपने अलंकारों को YouTube पर कहीं नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अनुप्रास की अगर बात करी जाए तो अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अनु और दूसरा है प्रास। अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण। तो यहीं से इसकी परिभाषा बनती है कि जहां किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां क्या होता है, आपका अनुप्रास होता है। या कहा जाए कि जब किसी पंक्ति में कोई वर्ण बार बार आए या कई बार आए या उसकी आवृत्ति कई बार हो तो वहां क्या हो जाता है, आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा को अच्छी तरीके से अगर आपको समझना है तो हमको पढ़ना पड़ेगा विश्वनाथ जी के अनुसार। विश्वनाथ जी ने साहित्य दर्पण में इसकी एक परिभाषा दी है। उस परिभाषा को मैं लिखता हूँ, उसके आधार पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि असल में ये वर्ण बार बार हम कह रहे हैं कि बार बार वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास होता है, तो उसको आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि अनुप्रासः शब्द साम्य, शब्द साम्य वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्। क्या कहा उन्होंने, किसने कहा है ये? विश्वनाथ ने। साहित्य दर्पण इनकी किताब का नाम है। दर्पण में, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि अनुप्रास में शब्द साम्य देखते हैं, वे वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्, स्वरों का साम्य नहीं देखा जाता। यानी कि कहने का मतलब है कि अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ व्यंजनों में समानता देखी जाती है, स्वरों का क्या कहा जाए, समानता नहीं देखी जाती, या कहा जाए उनका हम लोप कर देते हैं, किसका, स्वरों को, या कहा जाए अप्रधान माना जाता है। तो सीधी सी बात है, आप ऐसे समझिए कि जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास होता है, स्वरों की आवृत्ति से कोई लेना देना यहां पर नहीं होता है। तो बात आपकी समझ में आई। तो अब परिभाषा अगर आप दोगे तो क्या दोगे कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है कि जहां व्यंजन वर्णों की आवृत्ति कई बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब होता क्या है कि जैसे मान के चलो, एक मैं उदाहरण लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा मुख मयंक सम मंजू मनोहर। अब यहां पर आप साफ साफ देख पा रहे हो कि देखो माँ 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 और माँ, माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, बार बार माँ वर्ण आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या स्वरों की आवृत्ति हो रही है? नहीं हो रही। तो हमें स्वरों का ध्यान रखना ही नहीं है। अनुप्रास अलंकारों में हमें स्वर का कहा जाए तो हमें रूप देखना ही नहीं है, हमें केवल व्यंजनों से मतलब है। तो यहाँ किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है? माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ आपका कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास हो जाएगा। तो ये वर्ण के आगे आप लिख लीजिए कि केवल किसकी बात है? व्यंजन वर्ण। वर्णों में किस वर्ण की हम आवृत्ति देखते हैं? व्यंजन वर्ण की आवृत्ति देखते हैं। इसके बहुत सारे अलंकार, वो कहा जाए इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मुख मयंक समंजू मनोहर हो गया, ठीक है। इसके बाद हो गया चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। और अगर हम बात करें कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, और रघुपति राघव राजा राम, इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। लेकिन मेरे को ये आपको डिटेल में पढ़ाना है, इसके प्रकार बताने हैं, तो मैं केवल अभी एक ही उदाहरण लिख रहा हूँ। जितने उदाहरण मैंने बोल दिए आप सभी इनसे परिचित हैं। बस आपको करना क्या, पहचान ऐसे ही करनी है, वर्णों की आवृत्ति सीधी सीधी अनुप्रास। चलिए अब हम बात करते हैं इसके प्रकारों की। ठीक है, हाँ जी, प्रकारों की अगर बात करी जाए तो प्रकारों के लिए भी वैसे इसका एक सूत्र दिया गया है, वहां इसकी परिभाषा भी निकल कर आती है और इसके प्रकार भी निकल के आते हैं। तो देखिए वो परिभाषा क्या है, वो है व्यंजन सम बरु स्वर असम, क्या नाम है इसका, अनुप्रास
लंकार, यानी कि पहली में तो परिभाषा दी है कि व्यंजन की समानता और स्वरों की असमानता। अब स्वरों की असमानता मतलब जरूरी नहीं है कि स्वर समान ही हो, तो ये परिभाषा में ही कहा गया है कि व्यंजन की समानता देखी जाए लेकिन स्वरों की असमानता देखी जाए तो वहां क्या हो जाता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब इसके भेद क्या क्या है वो देखिए, छेक, वृत्त, श्रुत्य, लाट, अरु, अंत्य, पांच विस्तार। ये इसके प्रकार है। व्यंजन, सम, बरु, स्वर, असम, अनुप्रास अलंकार, छेक, वृत्त, श्रुत्य, लाट है, ये लार नहीं है, ठीक है, मेरा थोड़ा राइटिंग अच्छा नहीं है। लाट, अरु, अंत्य, पांच विस्तार। अंत्य पांच विस्तार अर्थात इस अनुप्रास अलंकार का 5 भागों में क्या कर दिया गया है, विस्तार कर दिया गया है। ये प्रकार भी है और इसका विस्तार भी है। तो अब हम इनकी ही बारे में डिटेल में बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको चलने से पहले एक बात और बता दूं, आगे बढ़ने से पहले, कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक तो छेकानुप्रास है, दूसरा वृत्त्यानुप्रास है, तीसरा लाटानुप्रास है, और ये चौथा और ये जो 5वां है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये परीक्षाओं में नहीं आते हैं, ठीक है। क्यों नहीं आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम छेकानुप्रास से, ठीक है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लीजिए, ठीक। हाँ जी, काला कहाँ गया, हाँ जी। पहला है आपका छेकानुप्रास, ठीक है। छेकानुप्रास की बात करी जाए तो इसको हम दीर्घ संधि से जोड़ा हुआ है। वैसे ये अनुप्रास है आपका छेक अनुप्रास। छेक शब्द की अगर बात करी जाए तो छेक शब्द का अर्थ होता है विद्वान। क्या होता है, छेक शब्द का अर्थ विद्वान, अर्थात विद्वानों को जो अलंकार प्रिय है वही क्या है, छेकानुप्रास है। यानी कि अनुप्रास का वह भाग जो विद्वानों को अति प्रिय है उसी को क्या कहते हैं, छेकानुप्रास कहते हैं। क्यों कहते हैं वो समझिएगा। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सिंगल एलिट्रेशन। सिंगल मतलब एकल एलिट्रेशन। अब एकल का मतलब आवृत्ति से संबंधित है कि जहां किसी वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो। आवृत्ति का मतलब दोबारा आना, यानी कि कोई वर्ण कितनी बार आए, केवल 2 बार। यानी कि जहां कोई वर्ण केवल 2 बार आता है वहां क्या हो जाता है, छेकानुप्रास होता है। अब विद्वानों को कैसे पसंद है, असल में वर्ण के केवल 2 बार आने से ही छेकानुप्रास नहीं हो जाएगा, वो वर्ण क्रमानुसार या स्वरूपगत होना चाहिए। क्रमानुसार कैसे होना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो विद्वानों के लिए इसीलिए प्रिय है कि इस अलंकार में वर्ण केवल 2 बार आता है, और आता भी तो कैसे है, क्रमानुसार आता है। अगर क्रमानुसार नहीं है तो वो छेकानुप्रास नहीं है। जैसे कि मैं अगर बात करूं रस और सर, जैसे ये आ गया एक किसी पंक्ति में अगर रस और सर शब्द आया है तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि रा की आवृत्ति हो रही है और सा की भी आवृत्ति हो रही है, लेकिन यह छेकानुप्रास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर आवृत्ति तो 2 बार हो रही है, यानी कि कहा जाए केवल 2 बार वर्ण आ रहा है, लेकिन क्रमानुसार नहीं है। कैसे, ये पहले शब्द का पहला वर्ण है और यहां दूसरे शब्द का दूसरा वर्ण है, तो यहां छेकानुप्रास नहीं है। अब मैं बात करूं जैसे कोमल और कमल। अब यहां पर अगर बात करोगे तो देखो क मा ल, तो यहां पर देखो का वर्ण पहले शब्द का पहला है, यहां पर भी का पहले शब्द का पहला है, तो क्रमानुसार ही तो आवृत्ति हो रही है। और स्वरों के बारे में मैं बता ही चुका हूं कि स्वरों का यहाँ ध्यान नहीं रखा जाता है। स्वर चाहे कोई सा भी हो, बस हमें क्या देखना है, व्यंजनों की आवृत्ति देखनी है। तो यहाँ होगा छेकानुप्रास, यहाँ पर नहीं होगा। तो बात समझ में आ रही है कि कैसी होनी चाहिए आवृत्ति, क्रमानुसार होनी चाहिए और स्वरूपगत होनी चाहिए। तो बात समझिए, इसकी परिभाषा अगर देने की बात करी जाए तो छेकानुप्रास उस अनुप्रास अलंकार को कहते हैं कि जहां किसी वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो। आवृत्ति एक बार का मतलब केवल कोई वर्ण 2 बार आए, लेकिन आए कैसे, क्रमानुसार आए या क्रमगत आए, तो वहां क्या हो जाता है, छेकानुप्रास हो जाता है। तो देख लेते हैं इसके कुछ उदाहरण। देखो पीपल, पात, सरिस,
मन डोला। यहां देखिए पीपल पात, देखो पावण की आवृत्ति हो रही है ना, क्रमानुसार हो रही है, स्वरूपगत हो रही है, लेकिन कहा जाए तो केवल कितनी बार हो रही है, एक बार आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति का मतलब देखो आवृत्ति एक, देखो एक का दोबारा आना ही क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता, तो ये एक बार ही तो आवृत्ति कहलाएगी। ठीक है, और देख लेते हैं क्या नाम है उसका, हाँ, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। तो यहां पर भी आप देखोगे तो झावण की आवृत्ति हो रही है, देखो तो झावण की आवृत्ति हो रही है, तो यहां कौन सा हो जाएगा आपका, छेकानुप्रास हो जाएगा। बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई, आराम से आपको छेकानुप्रास समझ में आया होगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है आपका वृत्त्यानुप्रास। देखिए उदाहरण तो मैं बहुत सारे करा सकता हूं आपको, लेकिन फिर वीडियो को ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, उदाहरणों की प्रैक्टिस मैं आपको अलग से करा दूंगा। मैंने देखिए अनुप्रास अलंकार में वैसे कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं होती, इतना डिटेल में पूछा नहीं जाता, लेकिन यूपीएसआई की जो परीक्षा हुई थी या दरोगा भर्ती की परीक्षा हुई थी उसमें डिटेल में पूछा गया था कि किस में श्रुत्यानुप्रास है या कहा जाए किस में लाटानुप्रास है, तो इसीलिए मैं आपको इतनी डिटेल में अलंकारों को करा रहा हूँ। चलिए अगले की बात करते हैं। अगला है वृत्त्यानुप्रास। ठीक है, यण संधि के तहत वृत्ति और अनुप्रास मिलकर वृत्त्यानुप्रास बन जाता है। तो वृत्त्यानुप्रास की बात करी जाए तो इसके लिए एक शब्द याद रखिएगा कि इसको साधारण अनुप्रास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साधारण अनुप्रास। देखिए साधारण अनुप्रास क्यों कहते हैं वो समझिएगा। देखिए हम अनुप्रास के इन प्रकारों को कर रहे हैं और प्रत्येक प्रकार में कोई ना कोई विशेषता होगी, लेकिन किसी ऐसे प्रकार में भी तो ऐसी विशेषता होनी चाहिए जो अनुप्रास के जितने भी और अन्य उदाहरण हैं वो सभी उसमें समाहित हो जाएं। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था रघुपति राघव राजा राम, वो कहाँ जाएगा। अब छेकानुप्रास में तो केवल एक बार आवृत्ति हो रही है, मुख मयंक सब मंजू मनोहर कहाँ जाएगा। तो उनके लिए स्पेशल आप याद रखिएगा कि इसी को हम क्या कहते हैं, साधारण अनुप्रास भी कहते हैं। अब समझिए कि इसकी परिभाषा क्या है, कि वह अनुप्रास अलंकार जहां वर्णों की आवृत्ति अनेक बार हो। अनेक बार का मतलब जैसा हमने अनुप्रास की परिभाषा में पढ़ा था कि जहां किसी वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, लेकिन हो कैसे, वृत्तियों के अनुसार हो। किसके अनुसार हो, वृत्तियों के अनुसार हो, वहीं क्या हो जाता है आपका, वृत्त्यानुप्रास हो जाता है। अब वृत्ति की बात करी जाए तो वृत्ति क्या बवाल है वो समझिएगा। देखिए अगर आप काव्य शास्त्र को अच्छी तरीके से समझेंगे तो काव्य शास्त्र में वृत्तियां तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, एक होती है उपनागरिका, दूसरी कोमला और तीसरी होती है परुषा। अब बात करी जाए तो वृत्ति है क्या, वृत्ति है रस व्यंजक वर्णों का जहां प्रयोग होता है, रस व्यंजक वर्णों का जहां प्रयोग हो। ठीक है, विशेष तौर पर रस व्यंजक वर्णों का जहां प्रयोग होता है वहीं ये तीन वृत्तियां होती हैं, उपनागरिका, कोमला और परुषा। ठीक है, उपनागरिक ये जितनी भी वृत्तियां हैं ये रस व्यंजक वर्ण या कहा जाए रसों के गुणों से संबंधित हैं। गुणों की अगर बात करी जाए तो उपनागरिका माधुर्य गुण से संबंधित है, कोमला प्रसाद गुण से संबंधित है और ये ओज गुण से संबंधित है। अब ये क्या है, ये है काव्य के गुण। माधुर्य गुण, माधुर्य का मतलब जब काव्य को पढ़ने से मधुरता का अनुभव होता है या मधुर मधुर बातें जहां दी जाती हैं वहीं क्या हो जाता है आपका, माधुर्य गुण हो जाता है। असल में श्रृंगार रस, क्या नाम है उसका, हास्य रस और करुण रस आदि में माधुर्य गुण होता है। ठीक है, माधुर्य गुण की अगर विशेषता बताई जाए तो माधुर्य गुण में, माधुर्य गुण जब प्रयोग होता है किसी काव्य में तो वहां पर याद रखिएगा कि ट ठ ड ढ ण या कहा जाए ट ठ ड ढ। अब ये तो चार ये हो गए, एक ये शा और प्रत्येक वर्ण का पंचमाक्षर
और सा और रा, इनका प्रयोग विशेष तौर पर नहीं होता। यानी कि उपनागरिका या कहा जाए कि माधुर्य गुण जिस छंद में होता है, या कहा जाए जिस रस में जब कवि किसी काव्य की कल्पना कर रहा है, कवि रचना कर रहा है, तो वो इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि इन वृत्तियों का नियम भंग ना हो, या कहा जाए इन गुणों का नियम भंग ना हो। अगर ये भंग हो गया तो काव्य में मधुरता चली जाएगी। तो इसलिए कभी जब भी किसी रचना को लिखता है तो इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि जैसे श्रृंगार रस होगा तो वहाँ ये वर्ण नहीं होंगे, ट ठ ड ढ श, और ये नहीं होंगे। और क्या नहीं होगा? द्वित्व नहीं होंगे, द्वित्व वर्ण नहीं होंगे, ठीक है। या कहा जाए कठोर वर्ण नहीं होंगे। कठोर वर्ण ये जो है ये कठोर वर्ण ही कहलाते हैं, क्योंकि इनको बोलने में हमें थोड़ी सी कठिनाई का अनुभव होता है, इसीलिए क्या कहलाते हैं? कठोर वर्ण कहलाते हैं। बड़े बड़े समासों का या कहा जाए बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता, इसीलिए श्रृंगार हास्य और क्या है? माधुर्य गुण से संबंधित है। और माधुर्य गुण के रूप को ही क्या कहा जाता है? माधुर्य गुण व्यंजक वर्णों का जहाँ समावेश हो जाता है वहीं क्या हो जाती है? वृत्ति उपनागरिका हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसी का एक उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे कि क्या नाम है उसका, हाँ जी, देखो, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। अब यहां देखिए, देख सुदामा की दीन दशा, तो देखो पहली बात तो यहां दा और दा वर्ण का आवृत्ति हो गई, ठीक है। इसके बाद में देखो का और का, तो करुणा करके करुणा निधि रोए, तो किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है? का वर्ण की और दा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। क्या देखिए इनमें दा दिया है? मैंने नहीं दिया है। क्या इनमें कहीं पर भी आपको द्वित्व वर्ण दिखाई दे रहा है? द्वित्व का मतलब जैसे ये चिक करई दिग्गज डोल अहिलोल, इस तरीके के जो होते हैं वो इसमें आते हैं ओज वर्ण में, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपकी बात समझ में आई कि जहां पर किस तरीके के वर्णों की आवृत्ति हो? कोमल वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां पर कौन सी वृत्ति होती है? उपनागरिका होती है। अब बात करते हैं कोमला, प्रसाद गुण से संबंधित, या कहा जाए कि प्रसाद व्यंजक वर्णों का जहां समावेश हो जाता है वहीं कोमला वृत्ति हो जाती है, ठीक है। इनकी खासियत क्या है कि ये ज्यादातर यही वर्ण नहीं होते, इसमें भी यही चीज बात है कि यहाँ पर ये वाले भी नहीं होंगे, टा ठा डा ढा, इन पर इनका प्रयोग नहीं होगा। और साथ में इनकी विशेषता क्या है कि खास तौर पर या र ल व और सा का प्रयोग होगा, की अधिक आवृत्ति होती है, ठीक है। इनका तो प्रयोग है ही, और छोटे छोटे समासों का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। या लाइन खींच दूं फिर वरना गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी, ये माधुर्य से है। हाँ जी, देखिए कोमला समझ में आया आपके कि जहां प्रसाद व्यंजक वर्णों का समावेश हो जाता है वहां कोमला वृत्ति हो जाती है, यानी कि यारा लावा से संबंधित। अब अगर हम बात करें इसका उदाहरण तो देखिए, लहर 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 लहरिया अजब बहार। हाँ जी, लहर लहर लहरिया। अब यहां पर देखिए मैंने क्या बताया था, देखो ला, यहां ला वर्ण की आवृत्ति हो रही है और ये फिर क्या कहलाएगा? कोमला वृत्ति कहलाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं परुषा। परुषा की बात करी जाए तो ओज गुण व्यंजक वर्ण, इसमें देखिए कौन कौन से अलंकार आते हैं, जैसे अद्भुत है, ठीक है, शांत रस है, ठीक है, अद्भुत रस, शांत रस आदि इसमें समाहित होते हैं। अब बात करी जाए ओज। ओज गुण क्या होता है कि जब किसी काव्य को पढ़ने से आपके शरीर के रोम रोम उत्तेजित हो जाए तो वहीं क्या हो जाता है? ओज गुण होता है। और ओज गुण प्रधान व्यंजक वर्ण जहां आ जाते हैं वहां कौन सी वृत्ति हो जाती है? परुषा हो जाती है। इनकी खास पहचान क्या है कि यहाँ ट ठ ड ढ और पंचमाक्षर और द्विगुण व्यंजन, वो द्वित्व व्यंजन, बड़े बड़े समास आदि का प्रयोग होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि यहाँ पर ट ठ ड ढ वर्णों का अधिकतर कहा जाए वर्णन होता है, या सीधे सीधे समझिएगा कि वीर रस, वीर, रौद्र,
और क्या नाम है उसका, भयानक और बीभत्स, इन रसों में ओज गुण होता है। और जहाँ ओज गुण के वर्णों का प्रयोग होगा वहाँ कौन सी वृत्ति हो जाती है, परुषा वृत्ति हो जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक अगर अच्छी तरीके से समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार और समझ लीजिए। जहाँ माधुर्य गुण संबंधी वर्णों की आवृत्ति अगर हो जाए वहाँ कौन सी वृत्ति हो जाती है, उपनागरिका हो जाती है। जहाँ प्रसाद गुण से संबंधित व्यंजनों की आवृत्ति हो जाती है वहाँ कोमला वृत्ति होती है। जहाँ ओज व्यंजक वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ परुषा वृत्ति होती है। इसका एक उदाहरण लिख लेते हैं। जय राम, प्रबल प्रताप, कौशलनाथ, गुण यहाँ आ जाएगा। गावही, जय राम, प्रबल प्रताप, कौशल नाथ, गुण गण गावही। तो आप अगर यहाँ देखोगे थोड़े बड़े बड़े शब्दों को यहाँ कहा जाए कि आपके हृदय में रोमांच उत्पन्न हो रहा है, तो देखो यहाँ पर प्रबल प्र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर देखो गा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। वैसे गा वर्ण तो यहाँ आ जाना चाहिए, यहाँ भी आ जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी आ सकता है, लेकिन कठोर रूप में प्रयोग हो रहा है। तो आप ये समझ गए वृत्त्यानुप्रास। अगर इतनी डिटेल में वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा कि कौन सी वृत्ति है, आप बस ऐसे याद रखिए इसको साधारण अनुप्रास। छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास में दोनों में अंतर क्या है कि छेकानुप्रास में किसी भी वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार होती है और वृत्त्यानुप्रास में वर्णों की आवृत्ति कई बार हो सकती है। अब रही बात इन प्रयोगों की, तो सीधी सी बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जब कभी किसी काव्य की रचना करता है तो विशेष तौर पर वो ध्यान रखता है कि कहीं पर उपनागरिका, कोमला और इनका नियम भंग ना हो जाए, और अगर नियम भंग हो जाएगा तो उनके काव्य में रोचकता नहीं रहेगी। तो याद रखिएगा कि ज़्यादातर जितने भी उदाहरण हैं वो पहले से ही व्यवस्थित तौर पर बने हुए हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, अगला है आपका लाटानुप्रास। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए उदाहरण में ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, एक उदाहरणों के लिए स्पेशल करा दूंगा वीडियो। हाँ जी, हाँ जी, अगला है आपका लाटानुप्रास। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है वो समझिएगा, क्योंकि यहां होती है शब्दों की आवृत्ति। किसकी? अब शब्दों की आवृत्ति तो आपके देखिएगा कितने अलंकारों में होती है। माफ कीजिएगा, लाइट चली गई थी, इन्वर्टर का अभी प्रबंध मैं यहाँ पर नहीं कर पाया हूँ, जल्दी उसका प्रबंध कर लूँगा, इसलिए थोड़ी समस्या आ रही है। चलिए हम बात कर रहे थे लाटानुप्रास की। लाटानुप्रास की बात करी जाए तो मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ शब्दों की आवृत्ति होती है वहीं लाटानुप्रास होता है। लेकिन शब्दों की आवृत्ति अगर हम देखें तो अलंकारों में कई स्थानों पर होती है। जैसे यहाँ पर भी शब्दों की आवृत्ति है, इसके बाद हम पढ़ेंगे तो यमक अलंकार में भी शब्दों की आवृत्ति होगी, उसके बाद पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में भी शब्दों की आवृत्ति होगी, उसी तरीके से विप्सा में भी शब्दों की आवृत्ति होगी। तो कई स्थानों पर शब्दों की आवृत्ति देखने को मिलती है। तो पहले यहाँ समझते हैं कि यहाँ क्या है। देखिए, जब किसी कथन में, याद रखिएगा इसकी परिभाषा बता रहा हूँ, जब किसी कथन में शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति होती है, किसकी? शब्दों की या वाक्यों की आवृत्ति होती है, लेकिन अर्थ समान होता है। क्या होता है? अर्थ समान होता है, लेकिन भावार्थ अलग होता है, या कहा जाए अभिप्राय अलग होता है। तो वहां पर क्या होता है? लाटानुप्रास होता है। कैसे? देखिएगा, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहां पर देखिए, ये मनुष्य मनुष्य शब्द की आवृत्ति हुई है, अर्थ दोनों बार मनुष्य ही है, लेकिन तात्पर्य अलग है। कैसे तात्पर्य अलग है? कि वही असली मनुष्य है जो मनुष्य जाति के लिए मरने के लिए तत्पर रहता है। यहां पर अर्थ तो मनुष्य का है, लेकिन भावार्थ सभी मनुष्यों का लिया जा रहा है। तो यहां एक मनुष्य की और यहां बहुत सारे मनुष्यों का बोध हो रहा है। तो याद रखिएगा, अर्थ अलग नहीं है, अर्थ समान है, लेकिन कहा जाए तो तात्पर्य अलग होता है। तो वहां क्या हो जाता है? लाटानुप्रास हो जाता है। कहा जाए तो मैंने अभी केवल किसकी बात करी?
केवल मैंने अभी बात करी है शब्दों की आवृत्ति की, अभी वाक्यों की भी आवृत्ति होती है। जैसे कि अगर बात करी जाए, एक उदाहरण और ले लेते हैं, देखिए पूत कपूत, तो का धन संचय, तो का धन संचय, और पूत सपूत, तो का धन संचय। अब यहां देखिए पूरे के पूरे वाक्य की आवृत्ति हो रही है, अर्थात जिस कथन में शब्दों की या वाक्यों की आवृत्ति हो, अर्थ समान हो लेकिन भावार्थ अलग हो, तात्पर्य अलग हो। जैसे पहले कथन में क्या कहा गया है कि पूत कपूत, अर्थात यदि तुम्हारा पुत्र कैसा है, कपूत है, अर्थात मक्कार है, तो का धन संचय, का मतलब क्यों, तो क्यों धन संचय, क्योंकि कितना भी आप इकट्ठा कर लेना वो सब का सर्वनाश कर देगा। और पूत सपूत, तो का धन संचय, और अगर तुम्हारा पूत अर्थात बेटा सपूत है अर्थात अच्छा है, तो फिर धन संचय करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वो स्वतः ही इतना कमा लेगा कि उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहां पर भी क्या है, यहां भावार्थ की भिन्नता है। इसी तरीके से और देख लेते हैं, देखिए पिय निकट जाके, ठीक है, नहीं घाम चांदनी ताह, ठीक है। फिर यही लाइन है, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताह। अब यहां देखिए भावार्थ कैसे बदल गया। पहली लाइन क्या है कि पिया निकट जाके, अर्थात जिस स्त्री के पिया उसके साथ में है, नहीं घाम, घाम का मतलब क्या होता है, धूप, धूप उसके लिए नहीं है, उसके लिए सब कुछ क्या है, चांदनी ही चांदनी है। तो पिया निकट जिसके हैं, नहीं घाम अर्थात धूप नहीं है उसके लिए सब कुछ क्या है, चांदनी ही चांदनी है। अगली लाइन क्या कह रही है कि पिया निकट जाके नहीं, अर्थात जिसके पास में पिया नहीं है, घाम चांदनी ताही, अर्थात उसके लिए चांदनी भी धूप के समान है। तो बात समझ में आई कि यहां दोनों बार समान शब्दों की आवृत्ति हुई है, लेकिन तात्पर्य में या भावार्थ में अंतर आ गया है। तो वहां क्या होता है, लाटानुप्रास होता है। बात आपकी समझ में आ रही है। कई हैं इसी तरीके से उदाहरण, एक पिया निकट जाके नहीं, इसी तरीके से एक फिल्म का एक उदाहरण भी है, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। ये फिल्मी उदाहरण है, ठीक है। कई सारे उदाहरण इसके हो सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लाटानुप्रास के बाद में श्रुत्यानुप्रास। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हाँ जी, अगला है आपका श्रुत्यानुप्रास। ये श्रुति से संबंधित है, ठीक है। श्रुति शब्द से यण संधि होने पर जब अनुप्रास जुड़ा तो श्रुत्यानुप्रास बना है। श्रुत्यानुप्रास की अगर बात करी जाए तो इसका एक नाम और था पहले, इसको स्फुटानुप्रास भी कहा है। इसका नाम पहले स्फुटानुप्रास भी है। एक जयदेव जी हैं, उन्होंने इसका अपने ग्रंथ चंद्रलोक में जयदेव ने इसको स्फुटानुप्रास भी कहा है। समझिएगा स्फुटानुप्रास क्या होता है। वर्ण जिस मुख के अंग से स्फुटित होते हैं या कहा जाए बाहर निकलते हैं, वही उनके क्या कहलाते हैं, उच्चारण स्थान कहलाते हैं। तो सीधी सी बात है कि एक समान उच्चारण स्थान से उच्चरित वर्णों की आवृत्ति जहां होती है वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। कैसे, देखिए आपने 5 वर्ग पढ़े हैं, क, च, ट, ट और प। क वर्ग कंठ से उच्चारित है, ये तालु से है, ये मूर्धा से है, ये दंत से है, ये ओष्ठ से है। ये आप पढ़कर आए हैं। वर्णमाला अगर आपने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ी है तो मेरे वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, या YouTube पर सर्च करिए वर्णमाला हिंदी वाले गुरुजी, मेरा वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए कचट तप के बारे में अगर बात करी जाए, उच्चारण स्थान की बात करी जाए, तो जहां एक ही वर्ग के व्यंजनों की आवृत्ति हो। अब यहां ये नहीं है कि एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो,
यहां पर किसी भी वर्ग के व्यंजनों की अगर आवृत्ति हो जाती है तो वहां क्या हो जाता है, आपका श्रुत्यानुप्रास हो जाता है। इसी को स्फुटानुप्रास, अर्थात एक ही स्थान से स्फुटित होने वाले व्यंजनों का जहां आवृत्ति हो जाए वही क्या है, आपका श्रुत्यानुप्रास होता है। ठीक है, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। अब यहां देखिए, मेरी भव बाधा हरो, यहां देखिए अगर मैं इस पा वर्ग की बात करूं तो देखो पा, फा, बा, भा और मा, यही तो आते हैं इसमें। तो ये किससे उच्चारित है, दंत से उच्चारित है, पा फा बा बो, ओष्ठ से उच्चारित हैं। थोड़ा दिमाग घूम गया, ओष्ठ से उच्चारित हैं। अगर आप देखोगे तो देखो पा फा बा भा मा, ये एक ही वर्ग के हैं। तो देखो माँ, भा और वा, तो यहां अगर हम देखें माँ, भा और वा, ये तीनों किसके हैं, एक ही वर्ग से उच्चारित हैं, एक ही वर्ग से उच्चारित हैं। तो इसीलिए यहाँ क्या है, श्रुत्यानुप्रास है। और ये परीक्षाओं में वैसे ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि अगर ये उदाहरण आता है तो आपका है श्रुत्यानुप्रास ही होगा। तो बात समझ में आ गई, जहाँ एक ही वर्ग के व्यंजनों की आवृत्ति होती है वहाँ क्या होता है, आपका श्रुत्यानुप्रास होता है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। देखिए, तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई। देखिएगा, पहले के सबके वर्ण ले लीजिए। देखिए, अगर मैं इन दोनों को अलग भी कर दूं तो देखो ता, दा, सा, ना, दा, ता और ना। ठीक है, अगर बात करी जाए तो ये क्या है, ता वर्ग है। और अगर हम बात करें या रा ला बा और श श स की, तो सा का उच्चारण स्थान भी वही है जो ता वर्ग का है। ता वर्ग दंत्य है। और अगर बात करी जाए, देखो ता, अब था यहाँ नहीं दिया है, अगर बात करी जाए तो देखो ता, था, दा, धा, ना। तो यहाँ देखो ता आ रहा है, ता देखो एक बार और होगा। इसके बाद था आ रहा है, था नहीं है, लेकिन दा है, धा है, इसमें देखो नहीं है, लेकिन ना है, देखो ये रहा ना। और सा मैंने बताया था उसका उच्चारण स्थान भी यही है। तो आप यह देख पा रहे होंगे कि जहां एक ही वर्ग के व्यंजनों की आवृत्ति हो जाए या एक ही उच्चारण स्थान से संबंधित व्यंजनों की जहां आवृत्ति होती है वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। तो बात आपकी समझ में आ गई। दो उदाहरण मैंने आपको दे दिए। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये एक ही वर्ग के व्यंजन है जहां इनकी आवृत्ति हो रही है, तो ये क्या कहलाते हैं, श्रुत्यानुप्रास कहलाते हैं। ठीक है, चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले को देखते हैं। देखिए, अगला जो है वो तो परीक्षा में कभी आ भी नहीं सकता, नहीं आ सकता भाई। क्यों नहीं आ सकता वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर परीक्षा में कोई छंद दे दिया तो समझ लीजिए वहां पर अंत्यानुप्रास हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो समझिएगा। अंत्य और अनुप्रास से मिलकर बना है अंत्यानुप्रास। ठीक है, अर्थात इसको तुकांत भी कहते हैं। तुकांत, तुकांत का मतलब कि जहां तुक मिलती है। अब तुक मिलना क्या होता है, जैसे मैं एक अगर बात करूं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपि सित्यु लोक उजागर, तो यहां आप अंत में देख रहे हैं तो दोनों ही पंक्तियों के अंत में या दोनों ही चरणों के अंत में समान वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो उसी को बोलते हैं तुक। अब बात करी जाए अंत्यानुप्रास की, तो अंत का अर्थ है अंत में जहां अनुप्रास होता है, जिसे हम तुकांत भी कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब कहीं किसी पंक्ति में अंत में वर्णों की आवृत्ति हो जाए तो वहां क्या हो जाता है, अंत्यानुप्रास हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी कहा था। चलो एक और लिख लेते हैं उदाहरण, उसके जरिए समझिएगा। जैसे कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो देखो बैर खैर, अब यहाँ क्या हो रही है, समान वर्णों की आवृत्ति हो रही है।
तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका अंत्यानुप्रास हो जाएगा। आप कुछ भी देख लीजिए, किसी भी छंद को ज़्यादातर देखेंगे तो वहाँ अंत में समान वर्णों की आवृत्ति आपको देखने को मिल ही जाएगी। तो इसीलिए यह परीक्षा में अंत्यानुप्रास ज़्यादा नहीं आता है। और श्रुत्यानुप्रास भी थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है, तो वो उसको भी परीक्षक ज़्यादातर परीक्षाओं में नहीं देते हैं। तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है छेका, वृत्या और लाटानुप्रास। ठीक है, लाटानुप्रास के मैंने आपको 3 उदाहरण कराए, उसके अलावा भी कई सारे उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। ये आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा अंत्यानुप्रास क्या होता है, ज़्यादा इसमें समझने वाली बात नहीं है। तो कहा जाए अंत में मिलने वाले समान वर्णों की आवृत्ति को ही तुकांत कहते हैं, और जहाँ तुकांत हो जाता है वहीं क्या हो जाता है, अंत्यानुप्रास हो जाता है। बस यही है इसकी पहचान। तो ये थे आपके 5 अलंकार, छेका, वृत्या, अंत्या, श्रुत्या और लाटा। ये 5 अलंकारों को मैंने आपको पढ़ाया, ये सभी अनुप्रास से संबंधित होते हैं। कुछ लोग लाटानुप्रास को अनुप्रास अलंकार से एक अलंकार, अलग अलंकार के बारे में बात करते हैं कि अलग अलंकार होता है। और ये जो चीज़ें मैंने आपको इसमें समझाई हैं किसी छोटी मोटी पुस्तकों से नहीं, कई बड़ी बड़ी पुस्तकें मैंने काव्य शास्त्र की पढ़ी, वहाँ से मैं सब आपके लिए मैटर को लेकर आया हूँ। चलिए अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं और यमक अलंकार को वहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कई सारे उदाहरणों को लेकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा परीक्षा में वही अलंकार आता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।